ओके। अब हम लोगों ने जो आज के टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो नेक्स्ट चैप्टर है वैसे तो, लेकिन पहले हमने डबल एंट्री जो लास्ट लेक्चर में की थी सैटरडे को, उसकी हमने एक नज़र प्रैक्टिस भी करनी है, राइट, कैप्टन किट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम इन लास्ट क्लास, कि वी विल फॉलो द कैप्टन स्टडी टेक्स्ट, और किट भी हम कैप्टन की करेंगे। लेकिन जो रिवीजन डेज आएंगे ना, आखिरी वाले दिन जो होंगे एग्जाम वाले, दिसंबर के जो दिन होंगे, उनके अंदर फिर इंशाल्लाह हम बीपीपी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो FA2 की जो स्टडी टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं इस तरह की है, इसमें सारे चैप्टर्स हैं। अब ऑब्वियसली इसमें काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो सिमिलर हैं FA1 से, बट काफ़ी ऐसे भी हैं जो नए हैं, और कुछ एग्जिस्टिंग चैप्टर्स में एडवांस चीज़ें भी ऐड की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टडी टेक्स्ट से बताऊँ कि हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है, हमने बेसिकली ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है ना कर लिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में सारी डबल एंट्री की बातें, अकाउंट्स बैलेंस कैसे करने हैं, टी अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन है जो हमने ऑलरेडी सैटरडे को कवर कर लिया था, ठीक है। अब हमारा एजेंडा क्या है कि हमने एक तो चैप्टर 3 आज शुरू करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से हैं, वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर चैप्टर 3 पे मूव ऑन करेंगे। सही है जी। अच्छा, काइंडली कंफर्म कर दें आपको लास्ट लेक्चर वाली जो चीज़ें क्लियर थी, उसमें कोई इशू तो नहीं है? क्योंकि अगर कोई इसमें इशू है तो पहले वो आपको क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर ही हम आगे चलेंगे। तो वो चीज़ें क्लियर हैं आपको? ओके जी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारे बुक कीपिंग वाले जो टॉपिक हैं उसके यहाँ के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 20 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स करंट एसेट्स? ठीक है, मतलब कि इन ABCD में से हमने सेलेक्ट करना है कि करंट एसेट को सबसे सूट क्या करिए डेफिनेशन, ठीक है। अब आपको पता है करंट एसेट वो होते हैं जो कि कन्वर्टेड इनटू कैश लेस देन 12 मंथ्स के अंदर हो जाए, राइट, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। अब नंबर ए पढ़ते हैं, एसेट्स विच आर करंटली लोकेटेड ऑन द बिजनेस प्रेमिसेस। बहुत वेग स्टेटमेंट है, मैं इसको ये नहीं कह सकता है कि ठीक है, राइट। अब बी देखते हैं, एसेट्स विच आर यूज टू कंडक्ट द ऑर्गेनाइजेशन करंट बिजनेस, ये भी बहुत वेग स्टेटमेंट है, इससे भी कुछ समझ नहीं आ रही, राइट। सी देखते हैं, एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द शॉर्ट टर्म, यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि करंट एसेट कौन से होते हैं जो कि कैश के अंदर कन्वर्ट हो सके, लेकिन किसके अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से कम, ठीक है। तो एक ही बात है उसकी। डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नॉट कवर्ड आ गया, सही है। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, करंट एसेट्स की ये डेफिनेशन है, ठीक है जी। अब 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स नॉन करंट एसेट। अब वो नॉन करंट एसेट का पूछा है, मतलब कि जो कि 12 महीने से ज्यादा जिनकी लाइफ होती है, राइट। अब नंबर ए पहले पढ़ते हैं, एसेट्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेस ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स टू अंडरटेक द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ हद तक ये ठीक है, बट और भी स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं। एसेट्स विच आर यूज्ड टू कंडक्ट द ऑर्गेनाइजेशन करंट बिजनेस, ये भी ऊपर वाली है, इससे भी कुछ समझ नहीं आ रही। एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ये तो शॉर्ट टर्म वाली इसकी डेफिनेशन थी ना, तो ये तो हो ही नहीं सकती ये दोनों, ठीक है। एसेट्स विच आर यूज टू कन्वर्ट इनटू कैश इन द शॉर्ट टर्म और टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, ये भी शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो एक एग्जाम टेक्निक भी यही है जो मैंने आपको समझाने भी है आगे जाके भी, और अभी से ही आपको फॉलो अप उसका मिलना शुरू हो जाएगा, कि एग्जाम टेक्निक शायद आपको पहले पता हो कि अगर कोई भी करेक्ट ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई करना हो ना, और 4 ऑप्शन हो क्वेश्चन के अंदर, तो अगर आपको समझ ना आ रही हो कि कौन सी ऑप्शन है, पहले 3 गलत वाली आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। और जो पीछे फोर्थ वाली बचेगी ऑब्वियसली वही करेक्ट होएगी, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन ए इसमें करेक्ट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स, नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स का नेचुरली यही मतलब है कि आप लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। 21 भी हो गया। अब 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब वो लाइबिलिटी पे आ गया, सही है। लाइबिलिटी में जैसे मैंने आपको कल बताई थी डेफिनेशन, कल नहीं सॉरी सैटरडे वाली क्लास में, उसी को हमने यहाँ पे कंफर्म करना है, मैच करना है, ठीक है। लाइबिलिटीज विच हैव नॉट येट बीन इनकर्ड बट विच विल बी इनकर्ड इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, राइट। अब बी पढ़ते हैं, लाइबिलिटीज विच विल ओनली बी पेड अपॉन टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा हमने। लाइबिलिटीज विच विल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स ऑफ रिपोर्टिंग डेट, यहाँ पे नॉन करंट की बात करें, राइट। तो विद इन 12 मंथ्स कौन सी होंगी, करंट लाइबिलिटीज, राइट, इसका मतलब ये भी नहीं है। और डी जो पीछे बचा है तो ऑब्वियसली तीनों गलत हो गई है। आखिरी वाला जो डी बचा है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, लाइबिलिटीज विच विल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर मोर देन 12 मंथ्स, ये देखें,
ये की वर्ड है इसके अंदर, कि नॉन करंट का मतलब है कि 12 महीने से ज़्यादा, राइट? ऐसे ही है। अभी तक क्लियर है? आपको समझ आ रही है? करंटली कंफर्म कर दें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। अब 23 देखते हैं, नेक्स्ट वाला। यहाँ पे वो करंट लाइबिलिटी का पूछ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी जो है, आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मोस्ट ऊपर वाली ऑप्शन है, तो आई थिंक इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ लाइबिलिटी विच विल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ्स, क्योंकि जो 12 महीने के अंदर अंदर वाली होती हैं वो करंट लाइबिलिटी कहलाती हैं, ठीक है? सी ऑप्शन हो गया। अब 24 देखते हैं, नेक्स्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री? अच्छा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी आपको एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने एक दफ़ा नहीं की, इसको रिवाइज नहीं किया था, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मतलब कि जो आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, जैसे ही एक ट्रांजैक्शन होती है, वो सबसे पहले किन बुक्स में लिखी जाती है, ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं, राइट? ये आपने FA1 में भी देखी होंगी, बट यहाँ रिवाइज कर लेते हैं हम। 7 टाइप्स की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं। सबसे पहली है सेल्स डे बुक, ठीक है, जिसके अंदर सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। ओके। फिर हमारे पास है सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, और इसके अंदर जो भी हमने क्रेडिट सेल की होती है उनकी रिटर्न्स आती हैं, ठीक है? उसके बाद आती है हमारे पास परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में ऑब्वियसली सारी क्रेडिट परचेजेस लिखी जाती हैं, क्रेडिट परचेजेस। अब आपको समझ आ जाएगी थोड़ी देर बाद कि मैं क्रेडिट परचेज क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? कैश क्यों नहीं लिख रहा? कैश जो है वो अलग से बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आती है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। फिर आती है हमारी परचेज रिटर्न डे बुक। इसमें सारी जो रिटर्न्स हमने की होती हैं परचेज की, वो रिकॉर्ड होती हैं। ओके। अब नंबर 5 पे हमारे पास आती है कैश बुक। कैश बुक में जो है सारी कैश सेल्स और कैश परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, सही है? क्योंकि तमाम कैश जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कैश उसी वक्त सेटल हो जाता है, कोई भी क्रेडिट पे उधार पे चीज़ नहीं होती, तो वो कैश बुक में लिखी जाती है, ठीक है? कैश बुक होगी। फिर हमारे पास है पेटी कैश बुक। इसका भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है, हम देखेंगे इसके अंदर। जो भी पेटी कैश होती है वो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए होती है, बिजनेस के तमाम स्मॉल एक्सपेंसेस। स्टेशनरी होगी, कोई एम्प्लॉय की गाड़ी खराब है, उसको हमने टैक्सी फेयर रीएम्बर्स कर दिया, ठीक है? इस तरह की चीज़ें पेटी कैश बुक में आती हैं। और आखिरी हमारी जो होती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, उसको हम कहते हैं जर्नल, ठीक है? जर्नल में तमाम वो चीज़ें आती हैं, ऑल थिंग्स नॉट एंटर्ड इन अबव बुक्स, ठीक है? जो भी ऊपर वाली बुक्स में हमने चीज़ें नहीं एंटर की हुई हैं, जैसे कि नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन, ठीक है, इनटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन जो कि हम आगे देखेंगे, और नॉन करंट एसेट का लेना, ठीक है, नॉन करंट एसेट का बेचना, ये तमाम चीज़ें जर्नल के अंदर आ जाती हैं, ठीक है? इम्पेयरमेंट चार्ज करना, इस तरह की सारी चीज़ें। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये 7 हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? ओके जी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन पे जो कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, कि इसमें से कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, ठीक है? सेल्स डे बुक तो होती है, राइट? कैश बुक भी होती है, जर्नल भी होता है। नॉन करंट एसेट रजिस्टर हमने एज सच नहीं पढ़ा, राइट, अभी तक, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन बी। ओके, सही है। अब 25 देखते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री? मतलब इसमें से कौन से दो जो हैं वो नहीं है बुक्स ऑफ प्राइमरी, ठीक है? सेल्स, एक मिनट, पेटी कैश बुक ये तो है, ठीक है? परचेज रिटर्न डे बुक ये भी है। तमाम डे बुक्स जो होती हैं ना, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ही होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है रजिस्टर्स रखते हैं मोटे मोटे, और उनके ऊपर लिखा होता है बिजनेस के अंदर कि ये वाली डे बुक है, सेल्स डे बुक, राइट? तो उन्हीं को डे बुक्स हम कहते हैं, जिसमें लंबे से कॉलम्स होते हैं बहुत सारे, और उसमें हमने सारे कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, राइट? उन्हीं को हम डे बुक कहते हैं। लेकिन सेल्स लेजर और नॉन करंट एसेट रजिस्टर हमने कहीं नहीं पढ़ा अभी तक, राइट? सेल्स लेजर तो बेसिकली टी अकाउंट को कहते हैं, लेजर जो है वो टी अकाउंट को कहते हैं, राइट? तो ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री तो नहीं है। तो दैट मीन्स इसका फर्स्ट और थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही दो इसमें हैं जो कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है जी, सही है। अब 26 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dave receives goods which have been returned by a customer.
अब डेव इस केस में क्या है, सेलर है ना, सप्लायर है, उसके कस्टमर ने उसको गुड्स रिटर्न किए। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री विल दिस बी रिकॉर्डेड? तो ये तो बहुत सिंपल है, सेल्स रिटर्न हुई है ना, राइट? इसको परचेज रिटर्न तो नहीं हुई। इसने कोई चीज, कोई सामान इसने सेल किया था, वो उसको वापस मिल गया, तो दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, सेल्स रिटर्न डे बुक। ठीक है जी, सही है। अब 27 देखते हैं। मार्था रिटर्न्स गुड्स टू अ सप्लायर दैट वर फॉल्टी। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ समझ आ रही है कि परचेज की बात हो रही है, मतलब कि मार्था ने सप्लायर से कुछ चीज़ परचेज की होगी, और फिर क्योंकि वो खराब थी इसने उसने वापस कर दी, ठीक है। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री विल दिस बी रिकॉर्डेड? तो ये तो बहुत सिंपल है, परचेज रिटर्न डे बुक, ऑप्शन बी। ऊपर वाले में सेल्स रिटर्न थी, यहाँ पे परचेज रिटर्न है। ठीक है जी, समझ आ रही है अभी तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कैंडी कंफर्म कर दें। ओके जी, ठीक है। अब 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? जो हमने अभी 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी, उनका मकसद क्या है? टू इंश्योर दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड वंस, नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये नहीं होना चाहिए। टू इंश्योर दैट ऑल सेल्स ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। देखें, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सिर्फ सेल की तो नहीं होती ना, सबकी होती है, परचेज भी आती हैं, रिटर्न्स भी आती हैं, नॉन करेंट एसेट्स भी आते हैं तमाम। तो ऑल नॉन करेंट एसेट आर रिकॉर्डेड, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब पहली 3 रॉन्ग है, दैट मीन्स डी ही हमारे पास बचा है। To ensure that all transactions are recorded and summarized for inclusion in journal nominal ledger, मतलब कि टी अकाउंट्स की बात करें, राइट। इसका मतलब हमारी ऑप्शन डी ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, हमारा जो सीक्वेंस होता है ना, वो ये होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ही हम कोई नया एसेट लेते हैं, जैसे ही हम कोई एक्सपेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, रिटर्न करते हैं उनकी, सबसे पहले इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस आता है हमारा सेकंड नंबर पे, वो आते हैं टी अकाउंट्स। ठीक है। टी अकाउंट्स बनते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट। टी अकाउंट्स के बाद हमारा क्या होता है? टी अकाउंट्स के बाद वी हैव टू मेक, जो हमारे बैलेंसेस आते हैं ना, कल मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कहाँ पे जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस का ही आज हमने चैप्टर शुरू करना है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है सारे एरर्स आइडेंटिफाई करके, सब चीज़ें फिल्टर आउट करके, लास्ट जो हमारा स्टेप होता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको एंटर करना। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी। ठीक है जी। वालेकुम सलाम शान, कैसे हैं आप? ठीक है। आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हमने एक्चुअली अभी तक ना वो स्टार्ट किया है, डबल एंट्री की प्रैक्टिस, ठीक है, एग्जाम किट से। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है शुरू से, अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो नो इशू, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारा सीक्वेंस था कि सबसे पहले, जैसे आपने FA1 में देखा हुआ, ये आई एम श्योर आपने चीज़ देखी होगी, कि सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग होती है, फिर उनके बैलेंसेस टी अकाउंट्स में जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस जो है एक एरर चेकिंग डिवाइस होती है, जो कि एरर्स को फिल्टर आउट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेक्ट बैलेंसेस ले जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कंफर्म कर दें। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके जी, ठीक है। अब 29 देखते हैं। Which two of the following items is not one of the components of a set of financial statements produced by a sole trader? अब वैसे तो ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला है, लेकिन क्योंकि आपने FA1 में भी काफ़ी हद तक इनको देखा हुआ है, तो आई थिंक ये आसानी से हो जाना चाहिए, राइट। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो बनाता है ना सोल ट्रेडर, राइट। इसमें हमने दो आइडेंटिफाई करने हैं, टू, जो कि सोल ट्रेडर खुद बनाता है। फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाता है और प्रॉफिट और लॉस भी बनाता है, राइट। तो इसका मतलब ये दो आंसर्स हैं इसके। अब जो बैंक स्टेटमेंट है वो सोल ट्रेडर तो नहीं बनाता ना, बैंक स्टेटमेंट तो बाहर से आती है, बैंक से आती है, राइट। वो तो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। सिमिलरली सप्लायर स्टेटमेंट जो है, वो भी हम नहीं बनाते, वो कौन देता है? सप्लायर हमें देता है, राइट, ऐसे ही है। ये हम कैप्टन किट कर रहे हैं, सही। क्योंकि हमने जो कल परसों प्लान डिस्कस किया था, उसमें हम कैप्लन भी कर रहे थे और बीपीपी भी करेंगे। बीपीपी हम टुवर्ड्स दी एंड करेंगे रिवीजन की तरफ, अभी हम कैप्लन कर रहे हैं। GFA2 की है, सही है। ओके, सही है जी।
जी जी पूछे मिस। आप लोग माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए मिस, अभी तक मेरी नॉलेज में जो है ना, अभी तक FA2 FA1 की नई किट्स मैंने अभी तक देखी नहीं है। और इवन मार्केट्स में भी ना अभी तक यही किट्स चल रही हैं। बट अगर आपको नई वाली मिल जाती है फिर तो वेल एंड गुड, आप वही फॉलो कर लें। बट आई डोंट थिंक अभी तक ना लास्ट 5-6 ईयर्स में कोई भी चेंज नहीं आया सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो जो भी सिलेबस चेंज होगा वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। बट अभी तक क्योंकि फाउंडेशन सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट हैं, तो इसमें सिलेबस चेंज जो है वो पॉसिबल नहीं आना। जो भी सिलेबस चेंजेस आते हैं वो स्किल्स लेवल में आते हैं, F5 F6 F7 में, क्योंकि वो ज़्यादा अपडेटेड पेपर्स हैं, ठीक है। ओके जी। अब 30 देखते हैं, क्वेश्चन 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस में हम क्या करते हैं, पहले तमाम इनकम्स लिखते हैं, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो नेट फिगर जो आता है हमारे पास या तो प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है। राइट, ऐसे ही है। तो इट इज समरी ऑफ पेटी कैश ट्रांजैक्शन, नहीं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, नहीं, ये तो फाइनेंशियल पोजीशन की डेफिनेशन है, बी वाली, ठीक है। इट इज समरी ऑफ बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स, नहीं, बैंक की तो नहीं होती। इट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यस ये करेक्ट है। क्योंकि तमाम रेवेन्यू को इनकम ही कहते हैं, रेवेन्यू सेल्स होती हैं, ठीक है। और सेल्स एक्सपेंसेस तमाम माइनस करके हमारे पास जो नेट फिगर आता है वो या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। अब 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इट इज अ समरी ऑफ पेटी कैश, नहीं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट स्पेसिफाइड डेट, यस ये वाली करेक्ट है। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन का हम आगे जाके फॉर्मेट भी पढ़ेंगे, उसमें आप लोग देखेंगे कि पहले हम तमाम बेसिकली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, जो परसों आपको करवाई थी मैंने, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये उसमें अंदर फॉलो होती है, ये वाली इक्वेशन। और इस इक्वेशन के ही सराउंडिंग हम एक फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। मतलब तमाम एसेट्स के फिगर जो हैं वो कैपिटल और लाइबिलिटी से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज ही ये शो करता है। ओके, सही है। अब 32 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ एन एसेट। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, देखिए ये एसेट की डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन जो है ना, ये तो लाइबिलिटी की है, ये आई डोंट थिंक इसकी है। इट इज़ अ रिसोर्स कंट्रोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम विच इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, ये कुछ ना कुछ हद तक ठीक लगती है, बट सी और डी भी पढ़ते हैं। इट इज़ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, नहीं, ये तो प्रॉफिट होता है, राइट। इट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, नहीं, ये तो कैपिटल होता है। तो इसका मतलब बी ही ऑप्शन हमारी करेक्ट है। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि एक रिसोर्स जो है वो एक एंटिटी से कंट्रोल हुआ है, ठीक है, किसी इवेंट की वजह से, और उसकी वजह से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट होंगे, रिसीव्ड होंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। अब बाकी सवाल जो है मैं आपको ऐसा करता हूँ, एज अ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। 43 तक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है। तो सिर्फ 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, क्वेश्चन 33 से लेकर 43 तक, ठीक है जी। तो ये आप लोग नोट कर लें कहीं पे, ये आपका होमवर्क है, कल ड्यू है ये, ठीक है। कल आपने इसकी या तो पिक्चर मुझे सेंड कर देनी है ग्रुप पे ये करके, और या फिर मुझे कल इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है जी। अभी तक क्लियर है सारी चीज़ें, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ओके जी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3, जो कि ट्रायल बैलेंस का है, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग एरर्स भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। 1 मिनट। ओके जी, ये चैप्टर 3 हमारे पास आ गया, ट्रायल बैलेंस एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। मतलब कि इस चैप्टर में दो चीज़ें हमें डिफाइन की गई हैं, दो चीज़ें समझाई गई हैं, एक ट्रायल बैलेंस और एक उसके एरर्स, ठीक है।
अब सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस समझने की जरूरत है। आप लोगों ने FA1 में भी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके का है। हम ट्रायल बैलेंस क्यों क्रिएट करते हैं? एरर चेकिंग के लिए, राइट, ताकि हमें समझ आ जाए कि तमाम डेबिट्स और तमाम क्रेडिट्स जो हैं वो इक्वल हैं, राइट। तो ट्रायल बैलेंस इज अ मेमोरेंडम लिस्टिंग ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट बैलेंसेस, ठीक है। मतलब कि मेमोरेंडम का मतलब है टोटल, इट्स अ टोटल लिस्टिंग ऑफ तमाम लेजर अकाउंट्स को एक ही लिस्ट के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। इसके दो मेन मकसद हैं, इट हैज टू मेन पर्पस, ठीक है। नंबर ए, इट इज अ वे ऑफ चेकिंग दैट ट्रांजैक्शंस हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड यूजिंग डबल एंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब हमने कोई डेबिट या क्रेडिट में गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। अगर गलती कर दी है तो वही एरर्स हम थोड़ी देर में भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि कौन सी गलती से कौन सा इफेक्ट होएगा। फिर नंबर बी है, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस के बाद कौन सा स्टेप होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? कि ये कुछ एरर्स आइडेंटिफाई करता है, कुछ एरर्स नहीं करता। अभी हम एरर्स की तरफ जा रहे हैं थोड़ी देर में, कि कुछ दो टाइप्स के एरर्स होते हैं। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई करता है, और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो जिसमें ट्रायल बैलेंस बिल्कुल अंधा हो जाता है, वो उसको कोई एरर नज़र नहीं आता, कोई गलती वो कैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले तो लिमिटेशन इसकी ये है। सेकंड, आइडेंटिफाई वेयर एरर्स हैव बीन मेड और व्हाट दोज एरर आर। तो मतलब कि ट्रायल बैलेंस ये आपको आइडेंटिफाई, वो ऑब्वियसली कोई कंप्यूटर नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नहीं है जो कि आपको बता दे कि गलती कहाँ पे हुई है, ये करेक्ट कैसे होएगी, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ ट्रायल बैलेंस आपको मॉनेटरी वैल्यू की गलती बताएगा, कि इससे मतलब कि प्रॉफिट इतना ऊपर नीचे हो रहा है, डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे है, ठीक है। ये नहीं बताएगा कि क्या गलतियां हैं और वो कहाँ पे हुई हैं, ठीक है जी, सही है। अब ट्रायल बैलेंस की डिटेल में ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेन इसका जो पर्पज़ है इस चैप्टर का वो एरर्स हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक बता देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे। यहाँ पे एक नीचे एग्जाम्पल में सॉल्व हुआ है। तमाम पहले लेजर अकाउंट्स बनाते हैं हम, और उनके जो बैलेंसेज होते हैं वो हम इस तरह के ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखें, ट्रायल बैलेंस होता है इस तरह का। हम दो कॉलम्स बनाते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का, सही है। तो तमाम जो डेबिट नेचर वाली आइटम्स हैं जो हमने परसों पढ़ी थी, कैटेगरी 1 वाली, राइट, एसेट्स, एक्सपेंसेस और परचेजेस, ये तमाम डेबिट पे आती हैं। जो भी लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल है, रेवेन्यू है, इनकम है, वो आती है क्रेडिट पे, ठीक है। तो जिसकी जो नेचर है जिस अकाउंट की, वो हम उसी साइड पे लिख देते हैं। और गोल हमारा क्या होता है? कि हमारी डेबिट साइड्स और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, राइट जी, ऐसे ही है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब इनके एरर्स पे आ जाते हैं, ठीक है, कि एरर्स किस किस तरह के होते हैं। टू टाइप्स के एरर्स होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट हमारा होता है एरर्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, कि ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। अब देखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि ट्रायल बैलेंस एरर्स किस तरह बताएगा हमें। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है, ये वाली, मैं वापस ऊपर जाता हूँ, 1 मिनट। ये देखें, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आपको इक्वल नजर आ रहे हैं, राइट। गोल हमारा यही होता है कि हमने इनको दोनों को इक्वल करना होता है। लेकिन व्हाट इफ ये इक्वल ना है? तो इसी तरह ही ट्रायल बैलेंस में गलती बताता है कि डेबिट साइड कम है या क्रेडिट साइड कम है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है। डिफरेंस वो या तो डेबिट पे बताएगा या क्रेडिट पे बताएगा। ये चीज़ हमें नहीं बताएगा, ये हमें खुद ढूंढनी होगी एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट, कि हमारी जो गलती है वो किस अकाउंट के अंदर आ रही है। कैश में गलती हुई है, कैपिटल में गलती हुई है, एसेट को हमने कम रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। वो जो प्रोसेस होगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अकाउंटेंट, आइडेंटिफाई करना, ठीक है जी। और मॉनेटरी वैल्यू भी हमने उसकी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ हमें एक गलती का ग्लिम्स देगा, ठीक है, एक हिंट देगा। आगे हमने फाइंड आउट उसको खुद करना है, सही जी, ठीक है। तो पहले एरर्स कौन से थे हमारे? एरर्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस। और सेकंड एरर्स हैं जो कि हैं विच आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। तो कितने टाइप के हमारे पास एरर्स हैं? दो टाइप के हैं। एक वो वाले एरर्स जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और एक वो वाले जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है जी, सही है। अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। सारी जो है एरर्स हमारे सिलेबस में है, तकरीबन 10-11 एरर्स हैं। इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ना।
अब सबसे पहला जो एरर है हमारे पास वो है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। अब एरर ऑफ कमीशन में पहले आपको ना एक ग्लिम्स इसकी बता देता हूँ, क्योंकि ये एक एरर से रिलेटेड है। कमीशन और प्रिंसिपल, ये दोनों एरर्स ना आपस में बहन भाई हैं। ठीक है। आपस में रिलेटेड हैं ये, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है बहुत सेम है, एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ पहले एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब सबसे पहले एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि दो कीवर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि समझने के लिए काफ़ी हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि अकाउंट। ठीक है। और फिर नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। एरर ऑफ कमीशन में जो अकाउंट होता है वो रॉन्ग होता है। नहीं नहीं मिस, ये दोनों सेम नहीं होते। दोनों में फ़र्क होता है, बट मैं आपको अभी फ़र्क क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि इसके अंदर अकाउंट रॉन्ग होता है, लेकिन नेचर ऑफ अकाउंट जो है ना वो सेम होती है, एग्जैक्टली सेम। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अम, एक मोटर एक्सपेंस की आइटम है। मोटर एक्सपेंस हो सकता है हमने गाड़ी की कोई मेंटेनेंस करवाई हो, कंपनी कार की। ठीक है। तो इसको मैंने गलती से लिख दिया टेलीफोन एक्सपेंस वाले अकाउंट में। टेलीफोन एक्सपेंस। अब देखें दोनों हैं तो एक्सपेंस ही ना। मोटर एक्सपेंस भी एक्सपेंस था, और टेलीफोन एक्सपेंस भी एक खर्चा है, एक्सपेंस है, राइट। तो सिर्फ अकाउंट मेरा गलत हो गया, लेकिन नेचर जो है दोनों की सेम है, राइट, ऐसे ही है। तो इसका मतलब कि एरर ऑफ कमीशन वो वाला एरर है, प्रिंसिपल भी वो वाला एरर है, जिससे हमारा एरर आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है। हमने एंट्री बिल्कुल सही की है, जैसे कि डेबिट मोटर एक्सपेंस। ठीक है। और क्रेडिट हमने कर दिया कैश। कैश चला गया, एक्सपेंस बढ़ गया, राइट। अब गलती से हमने मोटर एक्सपेंस नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया, टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस। तो देखें डेबिट क्रेडिट दोनों में सेम हुआ है, सिर्फ अकाउंट नेम डिफरेंट है। तो इसमें इस वाली एग्जांपल में जो ट्रायल बैलेंस बिल्कुल अंधा हो जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो बिल्कुल सेम है, राइट। अभी अभी मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंसेस ढूंढता है, राइट। वो ये नहीं बताता कि किस अकाउंट में गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, इससे गलती का क्या इफेक्ट है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं आने आने वाला। ठीक है। अब हम एरर ऑफ प्रिंसिपल को देखते हैं। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ भी दोनों एलिमेंट्स हैं, अकाउंट भी और नेचर भी। ठीक है। नेचर का आई होप आपको मतलब समझ आया होगा, जैसे एक्सपेंस अकाउंट है तो एक्सपेंस में ही कर दी। ठीक है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि दोनों चीज़ें रॉन्ग होती हैं। अकाउंट तो रॉन्ग होता ही होता है, नेचर भी रॉन्ग होती है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंप्यूटर लिया कंपनी के लिए। ठीक है। और ये ऑब्वियसली आपका क्या है, नॉन करंट एसेट है, राइट, एसेट है आपका, 12 महीने से ज़्यादा वाला। लेकिन इसको गलती से आपने रिकॉर्ड कर दिया स्टेशनरी एक्सपेंस में। ठीक है जी, कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, स्टेशनरी एक्सपेंस में। अब देखिए नेचर रॉन्ग हुई है या नहीं हुई, बिल्कुल हुई है, क्योंकि यहाँ पे एसेट की बात हो रही है, और यहाँ पे ये एक्सपेंस पे बात चली गई है। तो एक्सपेंस और एसेट में नेचर का फर्क है, राइट। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को रिकॉर्ड कर देता कार अकाउंट में, कार भी नॉन करंट एसेट है, फिर ये एरर कौन सा होता है, एरर ऑफ कमीशन, क्योंकि इसमें नेचर सेम है, राइट। लेकिन अगर नेचर आपकी रॉन्ग है, अकाउंट भी गलत है, तो इसका मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ओके, सही है। तो आई होप आपको अब काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे ये दोनों एरर्स, जो भी पहले कन्फ्यूजन थी। तो क्लैरिटी थोड़ी सी आई है, आप काइंडली कंफर्म कर दें, फिर हम इसको एक दफ़ा बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। ओके जी, ठीक है। अब इसको बुक से पढ़ते हैं, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन लिखी होगी, बट मैंने एक आसान लफ्ज़ों में आपकी तरफ इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अब एरर ऑफ कमीशन पहले पढ़ते हैं। एरर ऑफ कमीशन इज वेयर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द करेक्ट कैटेगरी ऑफ अकाउंट बट इन द रॉन्ग अकाउंट। देखें यहाँ पे भी वो दोनों चीज़ें की बात कर रहे हैं। कैटेगरी का बेसिकली मतलब नेचर, नेचर कैटेगरी एक ही बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी जो है वो सेम होती है, ठीक है, करेक्ट कैटेगरी होती है, लेकिन अकाउंट जो है रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ कंप्यूटर शुड बी रिकॉर्डेड इन द टेंजिबल करंट एसेट अकाउंट, राइट। सॉरी, टेंजिबल नॉन करंट एसेट, कंप्यूटर की परचेज थी, वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट में लिखी जानी थी, राइट।
इफ परचेज वॉज रिकॉर्डेड इन मोटर व्हीकल अकाउंट दिस इज करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट, क्योंकि दोनों एसेट्स हैं हमारे, नॉन करंट एसेट, राइट। तो अकाउंट नेम गलत है बट कैटेगरी सेम है, राइट, ऐसे ही है। एरर्स ऑफ कमीशन आर नॉट पिक्ड अप बाय द ट्रायल बैलेंस, मतलब कि ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंसेज, ये वाले वो बैलेंसेज हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको यहाँ पे आना चाहिए, एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। और प्रिंसिपल भी अभी हम देखते हैं, वो भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एटलीस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो एरर ऑफ कमीशन हो गया। अब प्रिंसिपल पढ़ते हैं। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल इज वेयर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कंप्लीटली रॉन्ग कैटेगरी ऑफ अकाउंट, मतलब कि अकाउंट का नाम तो है ही है गलत, बट कैटेगरी भी गलत है। जैसे आपने एक्सपेंस की आइटम एसेट में रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रिसीट ऑफ अ लोन शुड बी रिकग्नाइज्ड एज अ लाइबिलिटी, राइट। इफ इट वर रिकॉर्डेड एज इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि लाइबिलिटी और इनकम जो है वो सेम चीज़ नहीं होती। लाइबिलिटी एक उधार होता है, इनकम वो चीज़ होती है जो हमें मिलनी होती है, राइट। तो प्रिंसिपल जो एरर है वो दोनों चीज़ें इसके अंदर गलत होंगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट बी पिक्ड अप बाय ट्रायल बैलेंस, इससे भी ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस आएगा, मतलब ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं सकेगा गलती को, ठीक है जी, सही है। दो समझ आ गए आप लोगों को, पहले दो एरर्स, क्लियर है। ओके जी, ठीक है। अब 2.4 देखते हैं, नेक्स्ट वाला, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, इसको देखते हैं। कंप्लीट ओमिशन का मतलब है जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई ही नहीं है, मतलब कि इसको आसान लफ्जों में अगर लिखूं, नो डेबिट एंड नो क्रेडिट, मतलब कि ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग सिस्टम तक पहुंची ही नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस को कैसे पता चलेगा, राइट। तो इसका मतलब कि ये भी आइडेंटिफाई नहीं होंगे, विल नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे मजे की बात यह है कि आपको वर्ड से ही समझ आ रही है, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई समझने की जरूरत नहीं, राइट। सिर्फ आपको इसकी मीनिंग समझनी है, ठीक है। मतलब कि कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, नाम से ही समझ आ रहे हैं, ओमिशन का मतलब भूल जाना, राइट, कि हम कंप्लीटली एक इन्फॉर्मेशन को भूल गए, अकाउंटिंग एंट्री को, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि या तो आपने डेबिट एंट्री भूल गए करना या फिर क्रेडिट एंट्री भूल गए। As only one entry has been omitted, the trial balance will not balance. Obviously, ये वाला पहला एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस पिकअप कर लेगा, मतलब कि गलती को आइडेंटिफाई कर लेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक एंट्री करनी थी सेल की, ठीक है, तो आपने क्या किया, क्रेडिट सेल कर दिया, डेबिट आप करना भूल गए, तो इसका मतलब डेबिट जो है वो डिफरेंस आ रहा होगा ना डेबिट साइड में, दैट मीन्स क्रेडिट एंड डेबिट आर नॉट इक्वल, एंड दिस मीन्स के एरर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द ट्रायल बैलेंस इस केस में, ठीक है। तो ये था हमारे पास एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है जी, सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर में क्या होता है कि दे अकर व्हेन टू और मोर ट्रांजैक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड इनकरेक्टली बट बाय कोइंसिडेंस दे आर इनकरेक्ट बाय द सेम अमाउंट एंड कैंसल वन अनदर आउट, मतलब कि एक एंट्री आपने की है सेल की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने एक करेक्ट एंट्री करनी थी, एक आपने एंट्री करनी थी डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, ठीक है। आपने सेल्स को कर दिया 100 और कैश को गलती से आपने लिख दिया 10, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक तो गलती आ रही है, एक साइड पे 10 है, एक साइड पे 100 है, 90 का डिफरेंस, राइट, दोनों के बीच में। अब 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको याद आया कि ये मैंने गलती की थी, इसको किसी तरह कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं, सही है। अब मैंने कॉम्पनसेटिंग एंट्री क्या बनाई इसकी, मैंने किया जी डेबिट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, ठीक है, और क्रेडिट किया मैंने कैश, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 1 मिनट। डेबिट मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल कैश, और मुझे किसी रिसीवेबल से पैसे मिल गए, ठीक है। अब रिसीवेबल से कितने पैसे मुझे मिले, 1000, राइट। लेकिन कैश को मैंने गलती से क्या कर दिया, 1090, इसको करेक्ट करने के लिए,
तो अब देखें जो 90 का डिफरेंस है यहाँ पे, जो 90 का डिफरेंस आ रहा था वो कहाँ पे करेक्ट हो गया, यहाँ पे इस गलती में। यहाँ दोनों साइड पे एरर्स रॉन्ग है, लेकिन देखें एक तरह से तो कोई गलती आइडेंटिफाई नहीं हो रही ना अब ट्रायल बैलेंस से। दोनों गलतियां सेम हो गई हैं, नेट ऑफ हो गई हैं, कॉम्पनसेट हो गई हैं। तो इस 90 की जो डिफरेंस थी, जो गलती थी डेबिट साइड पे थी ना डिफरेंस, तो इसीलिए डेबिट को मैंने इंक्रीज लिख दिया यहाँ पे, 1000 के बजाय 1090 लिख दिया, 1090। तो इसी वजह से ये दोनों गलतियां करेक्ट हो गई मेरी। तो दैट मीन्स कि ये एरर्स जो हैं वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट हैं, दे विल नॉट बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। मतलब ये भी इसी के अंदर आएगा, सेकंड कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर बेसिकली, कॉम्पनसेटिंग एरर। ठीक है जी, अभी तक चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफर्म करने का अंडी, क्लियर हैं जी चीज़ें? ओके जी, ठीक है। अब 2.7 देखते हैं, थोड़ी सी एरर्स रहेगी। ठीक है, 2.7 देखते हैं, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल बट रॉन्ग। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब है कि ओरिजिनल एंट्री एरर्स आर वेयर देयर हैज बीन एन एरर इन द पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज वेयर $4 इज मिसरेड एट $400, सो एंटर्ड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। देखें हुआ क्या है, हमने एक्चुअली करनी थी, सेल हमारी हुई थी, कैश सेल, कितने की, $1000 की। ठीक है, लेकिन गलती से हमने एक इसका जीरो एक कम पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रेडिट सेल डेबिट कैश। ठीक है, लेकिन कौन सी अमाउंट इसमें डाली, 100 और 100। तो देखें ये भी इक्वल है, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे इक्वल है, तो गलती ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ेगा, ऑल दो एंट्री हमारी गलत हुई है। राइट, तो इसका मतलब ये वाला एरर भी, ओरिजिनल एंट्री एरर्स विल नॉट बी पिक्ड अप बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, दिस विल नॉट कॉज अ डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को पता ही नहीं चलेगा कि डिफरेंस हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी यहाँ पे आ जाएंगे, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ओरिजिनल एंट्री एरर्स हैं। अच्छा, इसमें भी देख लेते हैं। दिस हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ ब्रेकडाउन इन द डबल एंट्री एंड वुड अकर व्हेन फॉर एग्जांपल 3200 was debited to one account and 32,000 is credited to another account। मतलब कि हुआ यहाँ पे ये ऊपर वाली चीज़ है, ये वाली चीज़, लेकिन एक अकाउंट के साथ हुई है। ठीक है, जैसे कि हमने, सेम एग्जांपल, हमने सेल को तो 1000 लिख दिया, लेकिन कैश को 100 ही लिख दिया। राइट, तो अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे गलती आएगी या नहीं आएगी, ट्रायल बैलेंस एरर पिक करेगा या नहीं करेगा, डेबिट क्रेडिट इन इक्वल आ रहे हैं। राइट, तो चैट में आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे गलती क्या पिक करेगा ट्रायल बैलेंस या नहीं करेगा। एग्जैक्टली exactly, करेगा। राइट, तो इसका मतलब ये किसके अंदर आएंगे, फर्स्ट वाले के अंदर। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री एरर्स, ओरिजिनल एंट्री एरर्स। ठीक है जी, ओके जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, सिर्फ दो एरर्स रह गए हमारे। ट्रांसपोजिशन देखते हैं, ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि आपने अमाउंट को गलत पिक कर लिया। ठीक है, जैसे कि आपने लिखना 450 था, लेकिन आपने जल्दी जल्दी में गलत अमाउंट दे के 540 लिख दिया। ठीक है, इट इज लाइकली दैट सच अ ट्रांसपोजिशन एरर विल ओनली अकर ऑन वन साइड ऑफ द एंट्री, इफ दिस इज द केस द ट्रायल बैलेंस विल पिक अप। मतलब कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है इन मोस्ट केसेस एक साइड पे गलती हुई हो। जैसे आपने लिखना था डेबिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल। ठीक है, 540 यहाँ पे और 450 गलती से यहाँ पे लिख दिया, तो एक साइड पे गलती हो रही है ना, दैट मीन्स इसमें ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा गलती। तो ट्रांसपोजिशन एरर ऐसा एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस कैच कर लेगा, ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि आपने नंबर की पोजीशन चेंज कर दी है बेसिकली। ठीक है जी, अब 2.10 देखते हैं, errors of complete reversal, these errors arise where double entry is correct in every aspect other than the fact that debit and credit are posted the wrong way around। मतलब कि आपने रिवर्स कर दिया एंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल ऑफ 200, देखिए अब
अगर कैश सेल थी तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स, राइट? 200 और 200। एक्चुअली आपने क्या कर दिया है, डेबिट सेल्स कर दिया, क्रेडिट आपने कर दिया कैश, राइट? ऐसे ही है। तो 200 से डेबिट होगी सेल्स, और कैश क्रेडिट होगी 200 से। तो देखें, अकाउंट की नाम गलत है बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डेबिट क्रेडिट तो इक्वल है। इसमें भी ट्रायल बैलेंस को नहीं पता चलेगा कि एरर हुआ या नहीं, राइट? तो एरर्स ऑफ कंप्लीट रिवर्सल विल नॉट बी पिक्ड अप बाय ट्रायल बैलेंस, मतलब कि ये स्टिल सेम आ रहा होगा। ठीक है? तो एरर्स ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। ठीक है जी, सही है, क्लियर है जी। सारे एरर्स हम लोगों ने कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास है हम देखेंगे उसके अंदर, क्योंकि आज हमने डबल एंट्री की प्रैक्टिस भी कर ली है, और स्टेप बाय स्टेप हम क्लासेस का टाइम इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सस्पेंस अकाउंट को देखेंगे, और इस टॉपिक को इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे, और इसके किट क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक बुक में जर्नल अप्रोच दी हुई है कि इस तरह हमारी अप्रोच होगी। पहले हम देखेंगे कि सही अकाउंट कैसे बनेगा, फिर गलती कहाँ पे हुई है। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट सजेशन यही है कि आप इसको फॉलो ना करें, बहुत मुश्किल तरीका है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत इजी सा कॉमन सेंसिकल तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वाली क्लास में, कल वाली में, और उसमें ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस पे इंशाल्लाह कल जाएंगे। ठीक है जी, अभी तक क्लियर है सारी चीज़ें? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कंफर्म कर दें काइंडली। क्लियर है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके जी, सही हो गया। चलिए जी, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, सेम टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक हमारा टाइम होगा। ठीक है, और कल इसी टाइम पे फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।